नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो हर भारतीय से जुड़ा है, हमारे स्वाभिमान से जुड़ा है, हमारे सम्मान से जुड़ा है, हमारे जेब से भी जुड़ा है और हमारे देश के चेहरे से भी जुड़ा है। जी हाँ, रुपया। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस रुपये का लगातार जो अवमूल्यन हो रहा है, यह अवमूल्यन इस देश की इज्जत का भी अवमूल्यन है। लेकिन लूटती और गिरती इस देश की इस इज्जत की किसी को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम रुपये के बदले दुनिया में जो जो करेंसीज है, जो जो चलन है, जो मुद्रा है, उनके साथ भारत के रुपये के गिरती हुई इस इज्जत पर, इस मूल्य पर कोई भी चिंता नहीं कर रहे। अगर चिंता कर रहे होते तो तमाम करने के उपाय है, जो उपाय हो सकते थे, लेकिन वो उपाय इस देश के सरकार ने नहीं किए, इस देश के उद्योगपतियों ने नहीं किए, ना इस देश के समाज ने किए। और इसलिए आज हम आपके सामने ये सवाल लेकर आए कि आखिर क्यों गिर रहा है रुपया। ये केवल उद्योगपतियों के लिए सवाल नहीं है, ये इस देश के गरीब से गरीब आदमी, बल्कि धनहीन व्यक्ति के लिए भी जरूरी है, क्योंकि आखिर इस देश की व्यवस्था रुपए के आधार पर चलती है, तो आम आदमी का पेट भी रुपए से भरता है। इसलिए ये केवल अंबानी की चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो फ्लोटिंग है, उसका उतना असर नहीं होगा, कम से कम रोजी रोटी पर तो निश्चित नहीं होगा। लेकिन इस देश के आम आदमी का, गरीब का सबसे बड़ा असर होगा उसके ऊपर, और इसलिए यह सवाल उसके लिए भी जरूरी है। और इसी सवाल पर पूरे 1 घंटे हमको चर्चा करनी है कि आखिर आजादी के समय हमारा 1 रुपया $1 के बराबर था, 1 पाउंड के बराबर था, 1 फ्रैंक के बराबर था। दुनिया के तमाम जो 5-6 बड़े बड़े देश थे, उनकी मुद्रा और हमारे मुद्रा का दर अगर 1 था, तो लगातार इतना क्यों बढ़ रहा है, कितना गिर रहा है और कितना गिरेगा, क्या है इसके कारण, क्या होगा इसके परिणाम और क्या है इसके ऊपर उपाय। ऐसे हमेशा की तरह बिंदास के फॉर्मेट में हम आपके सामने आज का ये बिंदास लेकर आए हैं, और आपको हम आपकी प्रतिक्रिया लेने के लिए पैकेज दिखाते हैं। रुपए में गिरावट सरकार हमेशा से ही विश्व बैंक और विश्व मुद्रा कोष के इशारे पर करती है, ताकि सरकार को बाहरी कर्ज मिल सके। मगर क्या ये सिर्फ संयोग है कि मार्च 2012 में विश्व बैंक और विश्व मुद्रा कोष के प्रमुखों ने भारत की यात्रा की और उसके बाद से ही रुपए में 15% की भारी गिरावट आई है, या फिर उनके इशारे पर ये कदम उठाए गए? इससे पहले विश्व बैंक के कहने पर रुपए में सरकार ने भारी गिरावट की, ताकि उसे विश्व बैंक से कर्ज मिल सके। कभी कभी रुपए में गिरावट सॉफ्टवेयर, कपड़ा उद्योग, शेयर बाजार, निर्यात करने वाली विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए भी किया जाता है। इसके बदले में राजनेताओं को मोटी दलाली मिलती है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या रुपए में आई ये गिरावट इसी का नतीजा है? आजादी के समय रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले 1 रुपया थी, जो अब 60 रुपए हो गई है। क्या ये आंकड़े भारतीय बाजारों को दिवालिया होने का संकेत हैं? चंद दलालों और आर्थिक सलाहकारों के चंगुल में फंसकर रह गया है। कई कंपनियां और बड़े बड़े कई उद्योग व्यापार संस्थान विदेशी व्यापारिक उधारी निपटाने के लिए डॉलर की खरीदारी कर रहे हैं। देश के निर्यात घटने से देश की ओर आने वाले डॉलर का प्रवाह घट गया है। देशी निवेशक भी घबराहट में शेयर बाजार से अपना धन निकाल रहे हैं, जिसके कारण लगातार पैसे में गिरावट आ रही है। आर्थिक सुधारों की धीमी गति से आए दिन पैसे में गिरावट आ रही है, जो अब देश में सरकारी आंकड़ों की पोल खोल रही है। सरकार हमेशा से ही विकास दर का हवाला देती है, मगर अब इन्हीं आंकड़ों की जादूगरी ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। साथ ही अब तक कृषि सुधारों में कोई नयापन भी देखने को नहीं मिला है। देश के पास केवल 7 माह के आयात के लायक डॉलर होने की खबर आने के बाद से रुपए में जबरदस्त अस्थिरता शुरू हुई है, क्योंकि अब देशी मुद्रा की ताकत निर्यात या प्रत्यक्ष निवेश पर नहीं, बल्कि शेयर बाजारों में डॉलरों की आमद नकासी पर निर्भर है। आज देश में 50 से अधिक प्रमुख बड़ी कंपनियों के सर पर विदेशी कर्ज लदे हैं, जो अपनी लागत कीमतें बढ़ाकर उपभोक्ताओं के सर पर
ठीकरा फोड़ना चाहती हैं, जिससे उभरते बाजारों के बीच भारतीय मुद्रा सबसे तेजी से नीचे गिर रही है। डॉलर के 65 से 70 रुपए तक जाने के आकलन सुनकर आज हर किसी का कलेजा मुंह को आ गया है। ऐसे में अब चुनौती इस बात को लेकर है कि रुपए की कमजोरी को कैसे रोका जाए। सरकार के पास गिरते रुपए को फिलहाल थामने के लिए कोई उपाय नहीं है। ऐसे में बढ़ती बेलगाम महंगाई को रोकना ही एकमात्र विकल्प है। ऐसे में सवाल सरकार को लेकर भी उठ रहे हैं कि आखिर कहां है सरकार की वो आर्थिक नीति जिसमें भारत को आर्थिक शक्ति बनाने की बात की जा रही थी। आखिर ये पैसे में गिरावट क्यों आ रही है? तो क्या स्थिति है? स्थिति यह है कि आजाद जब भारत हुआ तब हमको अगर अमेरिका से कोई चीज परचेस करनी होती थी, मानिए कि एक दवाई हमको खरीदनी है और उसके लिए अगर उसकी कीमत वहां पर $1 है तो हमको ₹1 देना पड़ता था। आज आजादी के 65 साल बाद हमको उसके लिए ₹65 देने पड़ते हैं। यह रुपयों का विनियोग दर है। अगर हम दूसरी भाषा में समझाए तो हम वहां पर 1 किलो मसाला अगर भेजते थे $1 के बदले, तो 65 साल बाद हमको 65 किलो मसाले भेजने पड़ रहे हैं। ये इसका असर है, ये इसका परिणाम है, इसकी स्थिति है। और यह स्थिति क्यों हुई है, क्या कारण है, कैसे इसके परिणाम हमको भुगतने पड़ेंगे और कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं, हमारा रुपया डॉलर से भी महंगा कैसे हो सकता है, ऐसे तमाम विषयों पर हम आपके साथ बने रहेंगे। आप कॉल करके अपनी जानकारी के साथ, अपने तथ्यों के साथ इस कार्यक्रम को और अच्छा गुणात्मक बढ़ोतरी कर सकते हैं। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, नमस्कार। मैं संजय उपाध्याय पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ। बोलिए। आज किसी देश की सेहत का पता उसके मुद्रा से ही लगता है। हाँ। और आज जिस समय भाजपा ने सरकार छोड़ी उस समय डॉलर का दाम ये 40 रुपए था। हाँ। आज स्थिति है कि 50 गुना ज्यादा जो है 50% जो है डिप्रिसिएशन हो चुका है रुपए के मूल्य में। आज 60 रुपए हो गया है। आज स्थिति ये है कि अगर आज देखा जाए कि जब से देश आजाद हुआ और जब से बजट इन लोगों ने बनाया, उस बजट का कितना खर्च देश में हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्च हुआ और इन लोगों ने लोगों के ऊपर कितना खर्च किया, ये सारे पैसे काले धन के रूप में विदेशों में चले गए। और इतनी लूट हुई देश की कि ये सारे जो है लोग जो लोग थे वो धीरे धीरे गरीब होते चले गए। मुद्रा का अवमूल्यन होते चला गया, रुपए का अवमूल्यन होते चला गया। आज स्थिति ये है कि अगर एक जो एफआई जो है काला पैसा जो है अपना निकाल के लेके चले जा रहे हैं, जिससे रुपया का अवमूल्यन हो रहा है। अमेरिकी अर्थनीति जो सुधर रही है, 2008 में अमेरिकी अर्थनीति भारत से बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन उन्होंने अपने में सुधार कर लिया। इन लोगों ने अभी तक कोई सुधार नहीं किया और वो रुपया अब जो है निकल के अमेरिका चला जा रहा है। आज स्थिति ये है कि अगर डॉलर से मतलब रुपया का मूल्य ज्यादा हो जाएगा, अगर भारत का ₹1 अगर देना हो तो $2 मिले। लेकिन स्थिति ये है कि पहले ये जो काला धन विदेशों में पड़ा हुआ है, अगर एक काला धन लेके चला है, रामदेव बाबा के अनुसार 1000 लाख करोड़ रुपए जो है काला धन विदेशों में पड़ा हुआ है। अगर ये आ जाए तो स्थिति ये हो जाएगी कि $1 में $5 मिलेंगे। लेकिन ये लाना ही नहीं चाहते हैं। और इस सरकार के कार्यकाल में न केवल रुपया गिर रहा है बल्कि देश की साख खाक हो रही है। सरकार से जनता का विश्वास उठा है। वास्तविकता तो यह है कि प्रधानमंत्री ने सरकार तो भले ही चलाई, किंतु आम आदमी की गाढ़ी कमाई से जो राजकोष एकत्र होता है उसे खर्च करने का निर्देश सोनिया गांधी की नीति राष्ट्रीय सलाहकार परिषद देती है। इस परिषद का सारा ध्यान कांग्रेस को चुनावी लाभ दिलाने के लिए लोक लुभावन नीतियां बनाने पर केंद्रित है, जिस कारण न केवल राजकोष पर भारी बोझ बढ़ा है बल्कि पटरी से चुकी अर्थव्यवस्था उसे ढोने में नाकाम साबित हो रही है। धन्यवाद। बिल्कुल, अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी सर, मैं गुंजन शर्मा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से बोल रहा हूँ। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे इंडिया के अंदर जो हो रहा है, ये सब सारे लोग हिंदुस्तान को छोड़, हिंदुस्तान के नहीं सर, विदेशी जो लोग आकर बैठे हुए हैं हमारे भारत पर,
सर ये उनके सारे कारनामे हैं। ये जो लोग क्या आप जानते हैं कि जब हम आजाद हुए तो हमारा रुपया, डॉलर और पाउंड इंग्लैंड का एक जैसा था? आज इतना महंगा क्यों है? क्योंकि भारत के सरकार ने जो व्यवस्था निर्माण की, वो व्यवस्था केवल पैसे खर्च करके चलने वाली व्यवस्था निर्माण की, और इसके लिए हमको तमाम जो खर्चे बढ़े उसकी या हमारी योजनाओं के पूर्ति के लिए हमको कर्ज लेने की आदत लगने ही गई। और ये लगी हमारी पहली पंचवार्षिक योजना जो 52 की पंचवार्षिक योजना है, तब हमने हमारे यहाँ विदेशी कर्ज लिया। और ये विदेशी कर्ज जो हम लेते हैं, ये कर्ज लेते समय जब पहली बार भी लिया है, जब भी लिया, 52 में हो, उसके बाद 57 में हो, उसके बाद 62 में हो, उसके बाद 67 में हो, हर 5 वर्ष हम हर पंचवार्षिक योजना में कर्ज लेते थे 1991 तक। उसके बाद तो 91 के बाद तो हम हर साल लेने लगे। लेकिन ये देश जो अपने मुद्रा में भारत को कर्ज देता था, वो कहता था कि आप अपने यहां के मूल्य को गिराओ तो हम आपको कर्ज देंगे। कई देशों ने तो बगैर ब्याज के नाम पर कर्ज दिया, इंटरेस्ट नहीं लिया कहने के लिए, लेकिन मूल्य इतना गिराया रुपए का कि जिससे वो ब्याज से भी कई गुना ज्यादा, बल्कि अमेरिका का उदाहरण अगर हम ले तो 60 गुना ज्यादा, अगर इंग्लैंड का उदाहरण ले तो 80 से ज्यादा गुना, इतना फर्क पड़ा। और ये जो फर्क है, ये इस देश की इस देश की इज्जत, इस देश का अर्थतंत्र खराब कर रहा है हमारे कर्जे की लालच ने। और कई बार हमारे यहां तो हमारे यहां केवल 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने कर्ज नहीं लिया, वो थे लाल बहादुर शास्त्री और मोरारजी देसाई। बाकी सबने कर लिया। कुछ तो ऐसे प्रधानमंत्री इस देश को मिले जिनको कर्जा का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्जा लेना पड़ा, और ऐसे में इस देश का रुपया गिरता गया। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? नमस्कार सर, प्रदीप बात कर रहा हूँ मैं दिल्ली से। हाँ, मेरा कहना ये है कि जो ये रुपया का जो कीमत है डॉलर के मुकाबले डे बाई डे गिरता जा रहा है, और गवर्नमेंट का इस और कोई ध्यान नहीं है। और ये कहा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं इस मुद्दे के बारे में? कुछ सोच ही नहीं रहे कोई। यही तो हम कह रहे हैं कि कहाँ है अर्थशास्त्री? अर्थशास्त्री तो फेल हो गए। पता नहीं लग रहा मनमोहन सिंह सो रहा है क्या? चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। हाँ, जय हिंद, बोलिए। सुरेश जी जय हिंद, सीपी वशिष्ठ हनुमानगढ़ राजस्थान से बोल रहा हूँ। हाँ, रुपए के अवमूल्यन पर मेरा मत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था न तो भारतीयों में और न ही विदेशियों में विश्वास जमा पा रही है। यह सरकार की आर्थिक नीतियों की विफलता है। हाँ, सरकार ने मंदी से बचने के लिए बड़े बड़े वायदे किए हैं। बचत ने हमें बचा लिया था, परंतु बचत भी नाकामयाब रही। सरकार ठोस उपाय उठाने में सक्षम है, परंतु उनका ध्यान लोकप्रिय योजनाओं में लगा हुआ है। सरकार अपने खर्चे पर नियंत्रण करने में अक्षम है। देश पर उधारी बढ़ती जा रही है। यह एक संकेत है कि विदेशी धन के बल पर विकास का सपना दिखा रही है सरकार। जून के महीने में। बिल्कुल, धन्यवाद। ये विकास के, हालांकि जो बातें आपने कही, उदारीकरण, इस लिबरलाइजेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ये उदारीकरण ना होकर ये उधारीकरण है, ये कर्ज लेने का करण है। और इस उदारीकरण ने हमारा उधारीकरण इतना बढ़ा दिया है कि आज हर भारतीय व्यक्ति के ऊपर लाखों रुपए का कर्जा बढ़ गया है। इतनी आबादी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी कर्जे की रकम बढ़ती ही जा रही है। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ सर, मैं मनीष नाम बोल रहा हूँ। और जिस तरह रुपये का गिरता जा रहा है, बहुत बड़ा ये विषय है भारत के लोगों के लिए कि जिस तरह से इस तरह गिरता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही, बहुत आगे चल के उस देश उस लाइन पे आ गया है। जिस तरह बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के छोटे छोटे देश है, उस कैटेगरी पे अपना देश चल जाता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे 1971 के जमाना आ चुका। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ सुरेश भाई नमस्कार। हाँ, चलिए दूसरे कॉलर से बात करते हैं। हम कहेंगे कि जरा अच्छे नेटवर्क में आके कॉल करिए। जय हिंद, बोलिए। हाँ जय हिंद सुरेश भाई, फरीदाबाद से बोल रहा हूँ, सुरेंद्र यादव। हाँ,
और मैं आपको ये एक जानकारी देना चाहता हूँ, जब ये व्यक्ति मनमोहन सिंह हमारे देश में वित्त मंत्री थे 1991 में, तो हमारा रुपया 7 रुपए 80 पैसे था। लेकिन आज ये इनके प्रधानमंत्री होने के दौरान आज रुपया 60 रुपए 73 पैसे पे पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले। हाँ। और ये एक विदेशी षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है कि जब हमारा 1991 में जब हम लोहा बेचते थे तो 7 रुपए के हिसाब से बेचा जाता था, वही लोहा आज हमारा 10 या 15 पैसे के हिसाब से अमेरिका और यूरोप देशों को जा रहा है। और आजादी से पहले लूट करते थे, लेकिन इन्होंने लूट का तरीका बदल दिया है। और एक चीज से और मुझे आपत्ति है, कृपया अर्थशास्त्री शब्द का प्रयोग करके अर्थशास्त्र का अपमान ना करें, क्योंकि एक अर्थशास्त्री हमारे देश में थे, महर्षि चाणक्य, जिनके दौर में हमारा देश स्वर्णिम युग कहा जाता था। तो ये अर्थशास्त्री नहीं है, ये सरासर अनर्थशास्त्री हैं और ये विदेशियों से मिलकर भारत की लूट में सबसे बड़ा योगदान ये लोग कर रहे हैं। इनकी आर्थिक नीति जो कर रही है, देखिए, एक होता है नैतिक भ्रष्टाचार, इन्होंने नीतिगत भ्रष्टाचार किया है। जो नीतियां बनाई हैं वो देश के खिलाफ है। हमारे देश की प्राकृतिक संपदाओं की भारी लूट हो रही है इस अवमूल्यन के कारण, वो अहम विषय है और उसको हमारे देश के लोगों तक पहुंचाना होगा, हम लोगों को जागरूक करना होगा। और भाई राजीव दीक्षित जी ने बड़े ही अच्छे तरीके से इनके अर्थशास्त्र को बताया है, ये कैसे अर्थशास्त्री हैं। बिल्कुल, मनमोहन सिंह के अर्थशास्त्री होने पर अब तो इस देश का कोई भी आदमी सहमत नहीं है। लगता है कि उनके परिवार का भी शायद कोई सहमत हो, क्योंकि इस देश की बागडोर जब उन्होंने संभाली थी तो रुपया 38 रुपए के आसपास था, डॉलर 38 रुपए के आसपास था, और आज ये स्थिति आई हुई है। अगले कॉलर। जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार जी। बोलिए। हाँ सर जी, ऐसा है जी, हम एक गलतफहमी में है जी। हमारा देश को चलाने वाले सरकार नहीं है, हमारे देश को चलाने वाले कॉर्पोरेट घराने हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट कर रहे हो चाहे वो इम्पोर्ट कर रहे हो। तो डॉलर का जो रेट का वेरिएशन आता है उनको फायदा पहुंचाने के लिए किया जाता है। आम जनता तो पैसा खर्च करने के लिए बैठी है, पूरा उनका नुकसान भरने के लिए बैठी है, उनको कर्जे में फंसाने के लिए डाला जाता है। बिल्कुल, जनता धन्यवाद। हम तो पहले भी बिंदास कर चुके हैं कि क्या इस देश को कारपोरेट घराने चला रहे हैं। हमने दूसरा भी एक बिंदास किया इस साल, पिछले साल तो ये किया था चलाने वाला। इस साल हमने कहा कि क्या कारपोरेट घराने इस देश को लूट रहे हैं, और इस देश में जो अपने मुनाफे के लिए कुछ भी कर सकता है उसको उसने ग्लोबलाइजेशन और इस लिबरलाइजेशन के नाम पर आधुनिक अर्थव्यवस्था का नाम दिया है। ब्रिटिश पहले आकर या उसके पहले मुगल यहां पर आकर तलवार के बल पर लूटते थे। बड़े होशियारी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर आई, व्यापार के नाम पर लूट रही थी, और अब इस लिबरलाइजेशन ने, इस वैश्वीकरण ने, इस पूरी व्यवस्था में हमें 60 गुना ज्यादा लूटने की व्यवस्था की गई है। पहले तो हम मजबूरी में लूटते थे, अब हम खुशी खुशी जाकर लूटते हैं और एक के बदले 60 दे के आते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। मैं धनंजय पांडे पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ। बोलिए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारे देश में जो रुपये गिरावट आ रही है, ये सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है। 1945 से लेकर आज तक भारत को। धन्यवाद। चलिए अगले कॉलर के पास भी चलते हैं, वो भी क्या कहना चाहते हैं सुनते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। जय हिंद सर, धीरेन्द्र प्रताप सिंह बोल रहा हूँ सर, अलीगढ़ से। क्या कहना चाहते हैं आप? कहना मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आप विदेश से कर्जा लेते हैं, किसी में निर्माण में लगाते हैं, तो ये नेता लोग जो बैठे हैं ना, हाँ, ये लगाते रुपया है, लिखते 100 रुपये दिखाते हैं। इस तरीके से गिरावट आएगी, कर्ज तो दूसरे देश का होना ही होना है। धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोल जारी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं। भारत का जो मुद्रा है, रुपया है, ये लगातार जो गिरा है, इसका अवमूल्यन हो रहा है। इस विषय पर आपका क्या कहना है? आप क्या इस मुद्दे के साथ जोड़ सकते हैं? क्या इसके ऊपर आप अपना तर्क दे सकते, उपाय दे सकते हैं? इस दिशा में बिंदास बोल चल रहा है, और अब तक जितने भी कॉलर ने अब तक कॉल किया और सोशल मीडिया में अपने प्रतिक्रिया दी, सब इस बात से चिंतित है और इसके लिए सरकार और इस देश के कारपोरेट घराने को दोषी मान रही है। आइए, कई और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सर, सुरेश बोल रहा हूँ। हाँ, क्या कहना है आपको? हाँ सर, सुरेश बोल रहा हूँ मैं। बोलिए सुरेश जी। हाँ, मैं बोला था।
कि ये सब लोग जो अभी आगे है ना, हाँ। बस लोग जब तक ये जाएंगे उसी टाइम ये सब रेडी होगा, ₹1 का डाउन होना, ये इसके डाउन होगा। जब तक ये डाउन नहीं होगा, ये लोग छोर लोग बैठे हैं, जब तक ये छोर लोग रहेगा जब तक ये रहेगा नहीं। जब नरेंद्र मोदी आएगा उसी टाइम ये रुपया वापस पहले था वही वहां पे आएगा। धन्यवाद। एक रोचक कारण भी मैं आपको बता दूं, इसके पहले भी मैंने जब एक बार बिंदास में जिक्र हुआ था डॉलर की बढ़ती हुई कीमत का और रुपए की घटती कीमत का, तब मैंने बताया था चुनाव नजदीक आए हैं और इस देश में काला धन बहुत बड़ा मुद्दा है, तो रामदेव बाबा की इस मुद्दे को अगर इनकैश करना है तो कांग्रेस ने भी इसके लिए कमर कसी। ऐसा कहा जा रहा है, सूत्र कहते हैं कि जो विदेश में काला धन है इसको 1 नंबर में भारत में लाया जाएगा और भारत सरकार का वित्त मंत्रालय खुली छूट देगा कि आप अपना धन डिक्लेयर करो, 30% भरो या 40% भरो और आपका पूरा धन व्हाइट हो जाएगा, सरकार को आमदनी होगी, इसलिए कोई चिल्लाएगा नहीं और उल्टा कहा जाएगा कि हमने सालों साल जो धन विदेश में था उसको भारत में लाया। रामदेव बाबा का भी एक बड़ा मुद्दा छूट जाएगा, विपक्ष का भी एक बड़ा मुद्दा छूट जाएगा और इस मुद्दे पर बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन खेल कैसे होगा? तो जो 40 रुपए रेट था, 38 रुपए रेट था डॉलर का, वो 60 रुपए हो गया है। तो इसकी बढ़ोतरी का जो प्रतिशत है वो 40%, 30% का जो बढ़ोतरी का प्रतिशत है, इतना ही इनकम टैक्स भारत सरकार में भरने के लिए कहा जाएगा। अर्थात जितना धन बाहर था उतना की उतना धन आएगा, 1 नंबर होकर आएगा। टैक्स के नाम पर टैक्स भी पे होगा, लेकिन ये कि होशियारी किसी के ध्यान में नहीं आएगी। तो ये बड़ी चाल चली जा सकती है और ये भी एक कारण हो सकता है कि डॉलर का रुपए के प्रति इतना बड़ा भाव बढ़ रहा है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। जय हिंद। जय हिंद। हम बनारस तिवारी बोल रहे हैं। बोलिए तिवारी जी। आज के मुद्दे पर हमको यह कहना है। हाँ हेलो तिवारी जी बोलिए। आज के मुद्दे पर हमको यह कहना है कि अंग्रेज जो थे हम लोगों के लिए अच्छे थे, वह देश के बारे में सोचते थे और जो जिसका खाते थे उसका गाते थे। लेकिन आज के नेता जो हैं वो देश के बारे में नहीं सोचते हैं। पहले हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसे के हो जाओ, लेकिन आज यह बात नहीं रह गई है। आज ये लोग देश और के बारे में तो कोई सोचने वाले नहीं है कि देश के बारे में सोचे। आज की स्थिति यह है कि 60 रुपया हुआ है। हमको लगता है कि बहुत जल्द ही डॉलर का मूल्य, रुपए का मूल्य जो है वो 100 से ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद। कई लोगों का ये दावा है और कई लोगों ने इस विषय के आशा के साथ डॉलर में भी इन्वेस्टमेंट की है। जैसे सोने में की जाती है वैसे डॉलर में भी इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं और वो डॉलर को खरीद कर रखते हैं। डॉलर का मूल्य बढ़ना तय है, ये पता है, क्योंकि हमारे यहाँ सब कुछ ही गिर रहा है, इज्जत गिर रही है, पैसा भी गिर रहा है और इसलिए हमारे देश के प्रति लोग इतने आश्वस्त है कि यहाँ पर चीजें गिरनी ही गिरनी है। तो गिरने के भरोसे हम अमेरिका का मुद्रा को खरीद कर रखें। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो WTO से समझौते कर रखे हैं उसका कारण जो है हमारे देश में ये सब बढ़ रहा है। हाँ। उसके कारण ये होगा कि आगे चल के जो है ये रुपए का मूल्य ज्यादा हो जाएगा, 70-80 रुपए के ऊपर जाना है इसको। और सर दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये जो आप अपना प्रोग्राम चलाते हैं इसको अगर हफ्ते में रोज चलाएं तो ज्यादा अच्छा होगा सर। इससे ज्यादा जो है देश के लोगों को जागरूकता मिलेगी। चलिए, धन्यवाद। रोज चलाना इसलिए भी संभव नहीं है कि मैं रोज दिल्ली में नहीं रह सकता। यह भी एक कारण है कि सुदर्शन चलाने के लिए और इस देश में सामाजिक क्षेत्र में सुदर्शन के विभिन्न आयामों में समय देने के लिए मुझे प्रवास भी करना जरूरी है और इसलिए मैं 3 दिन इस कार्यक्रम को हफ्ते में करता हूं। इन 3 दिनों में भी अगर हम पूरे ईमानदारी के साथ पूरा देश ऐसे मुद्दे के ऊपर एकत्रित होकर अगर आवाज उठाएगा तो भी ये नशे छोड़ के, जैसे कहा जाता है कि ये कम नहीं है, ये भी बहुत कुछ है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। मैं प्रिंस भैया बोल रहा हूँ खालसा सोनीपत से। हाँ। देखिए, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। देखिए, जैसे यूरोप में मंदी आई हुई थी तो उन्होंने डिमांड बढ़ाने के लिए उनके सेंट्रल बैंक ने खूब नोट छापे और इस कारण उसकी डिमांड ग्लोबल मार्केट में गिर गई। इस कारण हमारे अर्थशास्त्री कुछ हद तक इतरा रहे थे कि रुपया वापस लेवल लौट आया, किंतु इसकी तरफ खुली जब उनके डॉलर की आर्थिक सुधार आने लगा और वहां मंदी का दौर अब जा रहा है। इस कारण अब उनके डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। इस कारण भारतीय मार्केट से निवेशक डॉलर
वो उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे और अब अमेरिका उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस कारण ये गद्दी में गया हुआ है। वंदे मातरम। हम आपको कारण दिखाते हैं, देखिए। आर्थिक सुधारों का दिखावा। हमारे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री भी आर्थिक सुधारों की बात कर चुके हैं। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी कह चुके हैं, सरकार आर्थिक सुधार जारी रखेगी। आर्थिक सुधारों के लिए सरकार विपक्षी दलों के सामने नहीं झुकेगी, लेकिन रुपए की कीमत के गिरते स्तर को देखकर लग रहा है कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए देश में आर्थिक सुधार कर रही है। देश में बढ़ता भ्रष्टाचार। कुछ लोगों का मानना है कि रुपए की कीमत गिरने में केंद्र और राज्य सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों और अफसरों की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि जिन योजनाओं के लिए पैसा आवंटित होता है वहां खराब काम होता है, बाकी पैसा भ्रष्ट लोगों की जेब में चला जाता है, फिर उस योजना की लागत बढ़ जाती है। रुपए को संभालने के लिए सरकार का कोई कदम न उठाना। रुपए की गिरती कीमत पर सरकार आंख मूंद सो रही है। आरबीआई ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। आरबीआई ने रुपए के 60 के स्तर से ऊपर जाने के बावजूद मार्केट में बहुत थोड़े से डॉलर बेचे, जो नाकाफी रहे। विदेशी संस्थागत निवेशकों का भारतीय बाजार से पैसा वापस लेना। रुपए की लगातार गिरती कीमत ने विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार से विश्वास हिल गया है। वे रुपए के बजाय डॉलर खरीदने लगे हैं। जून महीने में विदेशी निवेशकों ने लगभग 9,000 करोड़ रुपए भारतीय बाजार से निकाल लिए। भारतीय रिजर्व बैंक का दखल न देना। रुपया लगातार गिरता जा रहा है। अभी आने वाले वक्त में भी अर्थशास्त्री रुपए के गिरने की बात कर रहे हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि रुपया 65 रुपए प्रति डॉलर तक लुढ़क सकता है। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक का दखल न देना समझ से परे है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो जय हिंद सर। बोलिए सर। ये तो कंफर्म हो चुका है कि हमारी सरकार कुछ नहीं करना चाहती, तो इसके लिए पब्लिक को ही आगे आना होगा, जिससे रुपया मजबूत हो। इसके लिए पब्लिक को कोशिश करनी चाहिए जितना भी सामान यूज करते हैं वो भारतीय कंपनियों से खरीदे। अगर हम भारतीय कंपनियों से खरीदेंगे तो जो पैसा है वो हमारे देश में रहेगा, उसका मजबूत डॉलर जो गिरावट आ रही है उसमें कमी आएगी। बिल्कुल, धन्यवाद। ये बात करने के बाद कई बार इस देश के लोग कहते हैं कि किस दुनिया में और किस युग में आप स्वदेशी की बात कर रहे, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ओबामा भी अपने देश में स्वदेशी की बात करने लगा है और ओबामा ने अपने कार्यकाल संभालने के बाद उस देश में अमेरिकन प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा खरीदने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। अमेरिका उसको स्वदेशी कहकर नहीं पुकार सकता, क्योंकि फिर दुनिया में उसके प्रोडक्ट के ऊपर भी वही बैन लगाया जाएगा। लेकिन अमेरिका ने एक अलग तरीके से अपने यहां पर लोगों को अमेरिकी प्रोडक्ट लेने के लिए प्रेरित करने का काम किया है। हमारे यहां पर तो हम देशी चीज को बदनाम कर चुके हैं, देशी शब्द को बदनाम कर चुके हैं, इस सोच को बदनाम कर चुके हैं, पिछड़ा मान चुके हैं, और इसलिए ऐसा आवाज कोई उठाता नहीं है। लेकिन ये करने के बावजूद भी हम अपनी सारी जरूरी चीजें स्वदेशी लेने के बावजूद भी रुपए की चिंता हमको इसलिए भी है क्योंकि इस देश में आने वाला पेट्रोल, इस देश में आने वाली तमाम महंगी दवाइयां या तकनीकी सामान हमको ऐसे देशों से बाहर से खरीदना पड़ता है, और हमने यहां पर R&D की नहीं, रिसर्च किया नहीं, और इसलिए हमको दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ता है। अगले कॉल। जय हिंद। सूरज जी बोलिए। गुजरात से इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ सर। बोलिए। इस विषय में जो आप रुपए की गिरावट की बात करें, इसमें 80% तो हमारी सरकार जिम्मेदार है और कुछ हमारे देश की जनता है सर। हाँ। पहली बात तो हमारे देश की जनता ने स्वदेशी चीज अपनी नहीं अपनाई। हाँ। चाइना की चीजें जो आई उसको अपनाया, और दूसरी बात कि हमारी सरकार ने जो ये अपनाई नीति अभी, जैसे कि ये चाइना की चीजें जितनी हिंदुस्तान के अंदर आई है, हमारी स्वदेशी चीज को लोग नफरत करने लग गए, तो सबसे पहले तो ये बंद करा है सर। बस यही कहना था मुझे। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो, भी आपका ये आ रहा था डायरेक्ट सुदर्शन पे। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस आजादी के 66 साल बाद भी अपन रियल में आजाद नहीं हुए। ये कांग्रेस देश को लूट रही है, इतना भ्रष्टाचार फैला रही है। कांग्रेस के दामाद लोग लूट रहे हैं देश को, बाहर फॉरेन में काला धन जमा कर रहे हैं। कांग्रेस कुछ प्रयत्न नहीं कर रही है, खाली लोग दिखावे के लिए कुछ भी कर रही है।
ये कांग्रेस को मैं समझता हूँ अधिकार नहीं है रहने का, इसको चला जाना चाहिए। देश की जनता को 2014 के इलेक्शन में इसको जवाब दे देना चाहिए गवर्नमेंट को बराबर। धन्यवाद। हम कहेंगे कि नए नई बात को कहिए, नए नए तर्क रखिए। इस विषय के लिए कई मुद्दे हैं, केवल एक ही बात को सारे कॉलर कहेंगे तो फिर हम कार्यक्रम को सही दिशा में उतने परिणामकारक तरीके से नहीं लेके जा पाएंगे। इसलिए आप नए तर्कों के साथ, नए मुद्दों के साथ, अच्छे अच्छे बातों के साथ विषय को आगे बढ़ाइए। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। मैं हैदराबाद से पाशा बात कर रहा हूँ। बोलिए पाशा जी। जितने भी जो कारपोरेट कंपनीज है, हाँ, सारे जो है देश को खोखला कर दे रहे हैं। हाँ, हेलो, क्या कहना है, बोलते रहिए। सारे जो है ना, जितने भी कारपोरेट कंपनी है देश को खोखला कर दे रहे हैं। जब तक के जो है ना हिंदुइज्म जो है, हिंदुस्तान में हिंदुइज्म का हिंदू राष्ट्र जब तक नहीं बनेगा, विदेशी नीति ऐसी चलते रहेंगे, देश को खोखला करते रहेंगे। और जितने भी जो है ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर कारपोरेट कंपनियों को जो है घुसा दे के जो है ना उनको लाभ हो रहे हैं। गवर्नमेंट कंपनी से एक आम आदमी लाभ नहीं ले रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। सुरेश जी, ऐसा है कि हमारे कई भाइयों ने बहुत कुछ सलाह दिया, मैं भी कुछ देना चाहता हूँ। पहली बात तो हमें स्वदेशी अपनाना होगा अगर डॉलर को हमें गिराना है। दूसरी चीज ये है कि भारत सरकार को ये चाहिए कि अगर भ्रष्टाचार कम करना चाहती है तो जितनी भी बड़ी बड़ी करेंसियां हैं, जैसे 1000 रुपए, 500 रुपए, 100 रुपए, इन्हें जो है कि वापस ले लें। इससे क्या होगा कि भ्रष्टाचार कम होगा। और तीसरा चीज मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप राजीव भाई दीक्षित का 1 घंटे का प्रोग्राम रोज करें। होगा कि हमारे अंदर, हमारे देशवासियों के अंदर एक स्वदेशी की भावना जागेगी। जय हिंद। जय हिंद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार। बोलिए। सर मैं महावीर बोल रहा हूँ हिसार हरियाणा से। बोलिए महावीर जी। सर ऐसा है, आप मुद्दे से भटक रहे हो। मैं सिर्फ 2 सेकंड बोलूंगा। एक तो जो अपने उत्तराखंड में त्रासदी हुई है और जो ये रुपया गिरने लग रहा है, मेन कारण क्या है? देखो, ये पॉलिटिक्स पार्टी है ना, ये ध्यान नहीं दे रही है, ये सिर्फ अपने वोट पे ध्यान दे रही है। अब आज अपने देश की जो टोटल पॉपुलेशन है ना 125 करोड़ से ऊपर है। ये पॉपुलेशन जब तक कम नहीं होगी, रुपया भी ऐसे ही गिरता रहेगा, त्रासदियां भी ऐसे होते रहेंगे। आज हम 40 करोड़ होते तो वहां पे हमारे 5000 आदमी फंसे होते, हमारे 50 हेलीकॉप्टर उनको 25 मिनट में निकाल देते। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी का ध्यान सिर्फ वोट की तरफ है। वो मुस्लिम का अलग कानून और हिंदू का अलग कानून है, ये कानून एक होना चाहिए। धन्यवाद। आपने कई मुद्दे एक साथ मिक्स किए हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन की बात है वो केवल एक ही समाज को आप रोकने के लिए कहेंगे तो कैसे चलेगा? पॉपुलेशन के विषय पर राष्ट्रीय बहस जरूरी है और जो भी नियम हो वो सबके लिए एक समान जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और रही दूसरी बात, इस देश के पॉपुलेशन को कभी कभी कुछ कमियों को आप ताकत में तब्दील कर सकते हैं, और ऐसी तब्दीली से देश के इस ह्यूमन पावर को अगर हम सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो बहुत कुछ करना संभव है, लेकिन दुर्भाग्य से हम वो नहीं कर रहे हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। हाँ जी, बोलिए। तो रुपए के मूल्य पे किस पे डिस्कस कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? रुपए की वैल्यू क्यों घट रही है? हाँ, तो जब इकोनॉमी डाउन जाएगी तो रुपए की वैल्यू तो घटेगी ना। बिल्कुल, लेकिन क्या करना चाहिए आपके हिसाब से इसके लिए? मार्केट में पैसे लगाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जॉब होने चाहिए, इंडस्ट्रीज को हेल्प करनी चाहिए, तो जॉब मिलेगा लोगों को। टैक्स करेंगे तो होगी ना। धन्यवाद। हमारे यहाँ पर एक प्रकार की विदेशी सोच ऐसी इंप्लीमेंट कर दी गई है, ऐसी इम्प्लांट कर दी गई है कि हम यहाँ पर भी समस्या के समाधान के लिए वहाँ के तरीके अपनाने की बात करते हैं, और इसीलिए कभी हम $1 के लिए जब ₹1 या यहाँ की एक चीज भेजते थे, आज हमको 60 भेजनी पड़ रही है और बहुत जल्दी 100 भी भेजनी पड़ सकती है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो हमारे अर्थशास्त्री और जो पीएम है हमारे, ये दोनों के दोनों पढ़े लिखे गवार हैं। वो इसलिए क्योंकि डॉक्टरेट की डिग्री होने के बावजूद भी
ये जो हमारे प्रधानमंत्री है जब से पावर में आया तब से रुपया हमारा गिर ही रहा है, तो उनका इस पढ़ने लिखने का क्या फायदा, डॉक्टर करने का क्या फायदा। बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको परिणाम दिखाते हैं कि क्या परिणाम हो सकते हैं अगर ऐसा ही चलता रहा। आम आदमी का जीना दुश्वार हो जाएगा। जैसे जैसे रुपए की कीमत गिरती जाएगी वैसे वैसे देश में महंगाई बढ़ती जाएगी। ऐसे में आम आदमी कैसे अपना घर चला पाएगा? महंगाई बढ़ जाएगी। जब कच्चे तेल का आयात कम होगा तब पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ने लगेंगे। स्टील आयात करना महंगा हो जाएगा। ऐसे में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन की खरीदारी महंगी हो जाएगी। वैसे भी कई कंप्यूटर और मोबाइल के अलावा दूसरी इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने वाली कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट के दाम 7 से 10% तक बढ़ा दिए हैं। विदेशी यात्राएं महंगी हो जाएंगी। जो लोग विदेशों में यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रुपए का गिरना काफी नुकसानदायक है। जिन लोगों ने विदेशों में छुट्टी मनाने के लिए बुकिंग की थी, टूर ऑपरेटरों ने उसे महंगा कर दिया है। इसी वजह से लोग अपनी बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं। विदेश में पढ़ाई करना महंगा हो जाएगा। जो छात्र विदेश में पढ़ाई करने का ख्वाब देख रहे हैं उन्हें अब विदेश में पढ़ने के लिए मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी। सरकार का घाटा बढ़ेगा। जब रुपया लगातार कमजोर होता चला जाएगा तो ऐसे में सरकार का घाटा लगातार बढ़ता जाएगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को धक्का लगेगा। देश पर विदेशी कर्ज बढ़ता जाएगा। वैसे ही देश पर पहले से खूब कर्ज है। मनमोहन सरकार ने इसमें और बढ़ोतरी कर दी है, लेकिन रुपये के गिरने से विदेशी कर्ज और बढ़ता चला जाएगा। अगले कॉलर। जय हिंद। जी जय हिंद। मैं प्रशांत बोल रहा हूँ जी, मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी लोग बात कर रहे हैं कि स्वदेशी सामान इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जब मार्केट में जाते हैं लोग तो वो लगातार विदेशी जो बाहर के जो ब्रांड्स है उस पर ज्यादा लोग आकर्षित होते हैं और अपने जो ब्रांड्स है उसको लोग नेग्लेक्ट करते हैं। इसके कारण हमारा ये लगातार रुपया लगातार कमजोर होता चला जा रहा है। लोगों के लिए बहुत पहले से ही कई संस्थाएं ऐसी थी जो इसके लिए मोटिवेशन देती थी कि आप स्वदेशी वस्तुएं अपनाएं, लेकिन उसमें भी पॉलिटिक्स होती थी। तो ये पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए, मैं यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। और विदेशी के मोह में तो हम लगातार घिरते आए हैं, यहाँ तक कि शादी के मामले में भी गिरे और इसलिए भी कई नुकसान उठाते रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। इस विषय को उठाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड में जो बाढ़ त्रासदी के लिए सुदर्शन न्यूज ने जो सेवा का कार्य किया उसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके अलावा आज के मुद्दे पर मेरा ये विचार है कि ये जो रुपए का अवमूल्यन है वो एक तरह से आप ये देखिए कि जिन कारणों से हमारे देश के रुपए का अवमूल्यन किया गया है वही सारी नीतियां अगर आप देखें विदेशी कर्ज के कारण अगर रुपए का अवमूल्यन है तो अमेरिका का क्यों तो पता नहीं कितना ज्यादा विदेशी कर्ज लदा हुआ है जो कि उनकी 4 पीढ़ियां 5 पीढ़ियां भी चुका नहीं पाएंगी। और फिर भी डॉलर मजबूत हो रहा है क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती दुनिया के ऊपर डॉलर को ठोक रखा है और हम अपने देश को स्वावलंबी नहीं बना पाए हैं क्योंकि हमने पेट्रोल को अपनी जरूरत बना रखा है। आज के समय में अगर गौ आधारित कृषि नीति बने और गाय के ऊपर से निकलने वाले मीथेन के जरिए अगर हम अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर सकें और इसके अलावा पवन ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा, इनके जरिए हम अपने देश की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर सकें तो डॉलर की कोई जरूरत नहीं है हमारे देश को। हम हर मामले में सेल्फ सफिशिएंट है, हम सब कुछ अपने दम पर कर सकते हैं। बस एक इच्छा शक्ति की जरूरत है, सही राजनीतिक दर्शन। बिल्कुल जो बात आपने कही कि पेट्रोल पर जो हमारी निर्भरता है ये हमारे लिए सबसे ज्यादा घातक है और इसके ही बलबूते हम कई मामलों में ब्लैकमेल हो रहे हैं। आपको इस पेट्रोल के 2 उदाहरण बताता हूं। एक तो हमें इस पेट्रोल को ईरान से लेने के लिए अमेरिका ने दबाव बनाया कि उनसे मत लेना, जिसके कारण हमारा उसका खरीद मूल्य 20% के आसपास महंगा हो गया क्योंकि अमेरिका की जो विदेश नीति थी वह ईरान के ऊपर नाक दबाने की, वो भारत के द्वारा नाक दबाने से ईरान पर कुछ असर पड़ेगा ऐसा उनको लग रहा था, लेकिन अमेरिका की विदेश नीति को सही साबित करने के लिए, सफल बनाने के लिए हमने हमारे देशवासियों के जेब पर भी डाका डालने दिया।
एक दूसरा बताता हूं, इस पेट्रोल लॉबी कितनी पावरफुल है। इस देश का पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा कि इस देश के पेट्रोलियम मंत्री को धमकाने की हिम्मत रखती है पेट्रोल लॉबी। इस देश का कैबिनेट मंत्री ये कहता है, लेकिन सरकार ये भी छानबीन नहीं करती कि धमकी किसने दी है और उस धमकी देने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, या उन धमकियों को सुनकर इस देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने इस देश का क्या क्या नुकसान किया है आप जानते हैं। उसी में से एक बड़ा कारण है इथेनॉल। वाजपेयी सरकार थी तो इस देश में पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स करने का काम शुरू किया था। धीरे धीरे वो इतना बंद कर दिया कि उसके बाद करीब ना के बराबर हो गई। अब मजबूरी में कुछ प्रतिशत शुरू कर दिया है, लेकिन कई देशों में यह हमसे 4 गुना 40% ज्यादा है। फिर भी वहां पर पेट्रोल की गाड़ियां सही सलामत चलती है, लेकिन हम हमारे यहां पर ऐसा करने को तैयार नहीं है। हमारे यहां का गन्ना किसान उससे कई गुना ज्यादा आमदनी ले सकता है, लेकिन फिर भी हम इथेनॉल को पेट्रोल में इसलिए मिक्स नहीं कर सकते क्योंकि पेट्रोलियम कंपनियों का मुनाफा उससे घटता है। आइए अगले कॉलर के पास चलते हैं। हाँ नमस्ते सूरज जी। नमस्ते सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आजकल का जो मतलब हमारे जो राजन सर जो काम कर रहे हैं, हाँ, ये कॉर्पोरेटर घराने को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं सर। क्योंकि अभी मैं एक न्यूज चैनल से सुना है सर, क्योंकि ये जो राजन साहब को आरटीआई से मुक्त किया जा रहा है। इसका मतलब सर ये हो रहा है कि जो चंदा उसको मिलने वाला है, क्योंकि उस चंदे से वो लोग अपना वोट बैंक खरीद सकते हैं, इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि उसे मुक्त किया जाए, मतलब आरटीआई से। धन्यवाद। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपको पूछ रहे सवाल कि आखिर रुपया क्यों गिर रहा है। और अब तक के सारे कॉलर ने इस बात से सहमति जताई कि हमारे यहाँ की नीति और नीयत जो है ये जिम्मेवार है रुपए के गिरने के लिए। इसको उठाना है तो इन दोनों में भी बदलाव जरूरी है, लेकिन समाज को भी बहुत कुछ बदलना है। आइए उपाय की दिशा में अब हम बात करते हैं कि क्या क्या उपाय हो सकते हैं। चलते हैं कॉलर के पास। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। ये सब मेन जो हमारा प्रोडक्ट है खेती, हाँ, उस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। खेती पे जो है सब हमारी लागत ज्यादा आ रही है। यूरिया के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और जो हमारी उपज हो रही है वो बहुत कम हो रही है। इसकी वजह से हमें मेन चीज जो है खेती पे हमें जोर देना चाहिए। जब 70% किसानी हमारे देश में है, उससे भी हम अपने देश की तरक्की कर सकते हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। क्या कहना है आपको? पूरी पृथ्वी पे जितना भी दौलत है, सारे के सारे दौलत को इस पृथ्वी पे जीने वाले सभी लोगों के बीच में बराबर बराबर बांट देना चाहिए, जिससे कि सारी दुनिया में सारे लोग करोड़पति बन जाए। इससे जितने बच्चे पैदा होंगे फ्यूचर में सभी करोड़पति के यहाँ ही पैदा होंगे, और किसी भी बच्चे को पूरी जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगा, सभी आराम से खाएंगे पिएंगे जिएंगे। ये कम्युनिस्टों के तुक्का मार जो नुस्खे हैं, इससे बात नहीं बनती है। ये सोच ही गलत है। हमारी सोच है कि हमें किसी और का कुछ फ्री में नहीं चाहिए, हम हमारा सही कमा सके, हम अपना सही तरीके से जी सके, यही हमारी सोच है। ये सबकी चीजें बांटकर सबको बराबर हो नहीं सकता, और इस सपने के लिए लड़ने वालों का जान जोखिम में डालकर उनसे अपना उल्लू जरूर सीधा हो सकता है। ऐसा कुछ लोग कर रहे हैं, और ये नक्सलवादी जो मूवमेंट है ये उसी का एक नतीजा है। और दूसरी बात, अगर मानिए थोड़ी देर के लिए भी कि ये सोवियत संघ की ये सोच थी, जो कि वो खुद गिर पड़ा और 40 से ज्यादा टुकड़े उस देश के हो गए, ये उनकी सोच थी। समाजवाद की, ये साम्यवाद की ऐसी सोचें नहीं टिकती है। क्यों? क्योंकि मानिए कि सब लोगों को एक साथ 1-1 करोड़ रुपए दिए भी जाए, तो क्या हर व्यक्ति उसको संजोए रखेगा? कोई अपनी मेहनत से, ईमानदारी से, अच्छे तरीके से उसको बढ़ाएगा, तो कोई अपनी शानो शौकत से और अपने शौक पूरे करने के लिए इसको घटाएगा, फिर बराबरी पर आएगा। क्यों? क्योंकि उसका व्यवहार ही ऐसा है। इसलिए किसी और का छीनकर हमको लेने की जरूरत नहीं। हम अपने पुरुषार्थ से जो कमाए उसको ही सही तरीके से हम तक पहुंचने और बनाए रखने के लिए नीति की जरूरत है। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार सर। बोलिए। दीपक कुंडू बोल रहा हूँ रोहतक से। हाँ सर, हमने आज तक जितनी बार भी अपनी वोट डाली है तो हमने कांग्रेस सरकार को डाली है। हाँ। लेकिन
अब हम चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने देश के लिए कुछ भी नहीं किया। हाँ जी, धन्यवाद। आपको समझने के लिए इसको 65 साल लगे, लेकिन खैर जो भी है अपनी अपनी च्वाइस है और अपने अपने समय पर हम उपाय करते हैं। कभी किसी को नाखून में कोई जख्म हो जाती है तो बस वो वही तुरंत उपाय करता है, तो कोई उंगली तोड़ता है, तो कोई पैर तोड़ने की नौबत आने तक उपाय नहीं करता है, और कुछ तो कभी नहीं करती, इसलिए मर भी जाते हैं। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद। चौहान जी नमस्कार। बोलिए। चौहान जी, मैं सुशील उपाध्याय बोल रहा हूँ ईस्ट दिल्ली से। हाँ। और आपका कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद आता है किसी भी मुद्दे पर। हाँ। आज के मुद्दे पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इंटरनेट पर जाएं और गूगल में सर्च करें भाविक शाह, तो आप वहाँ एक लिंक पाएंगे जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इंडियन रुपीज 1947 में ₹1 $1 के बराबर था। आज इन कांग्रेसी और ये जितने भी हमारे नेता हैं पैसे खाने के लिए रहते हैं, हमारे देश को बेचने के लिए तैयार है। आपने बिल्कुल सही कहा, रुपये को जो है इतना नीचे लेके आ रहे हैं ताकि अगर कोई कन्वर्जन हो तो उनको ज्यादा से ज्यादा डॉलर मिल सके और हम लोगों की रुपीस जो है बाहर जा सके ज्यादा से ज्यादा। और ये सर हमारे देश को बिल्कुल एकदम बर्बाद करेगी साजिश है हम लोगों की। धन्यवाद। हम आपको उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, सरकार तुरंत कड़े कदम उठाए। रुपया लगातार गिरावट के रिकॉर्ड बना रहा है। सरकार रुपए में जान फूंकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। सरकार और आरबीआई डॉलर बेचने के अलावा कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। आर्थिक सुधार देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हो, न कि अमेरिका की। ऐसा माना जा रहा है कि भारत में जो आर्थिक सुधारों की बात हो रही है वो अमेरिका के दबाव में हो रही है। लगता तो वाकई ऐसा ही है, नहीं तो डॉलर क्यों सुधर रहा है और रुपया क्यों गिर रहा है। विपक्षी पार्टियां आगे आकर सरकार पर दबाव बनाए। जब देश पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, रुपए का मूल्य लगातार गिर रहा है, महंगाई से आम आदमी परेशान है, भारतीयों का विदेश में जाना और पढ़ना महंगा हो रहा है, ऐसे में हमारे विपक्षी दल सरकार को क्यों नहीं जगा रहे हैं। जनता आगे आकर सरकार के खिलाफ खड़ी हो। जब तक सरकार की नींद खुलने वाली नहीं है, जब तक जनता सड़कों पर नहीं उतरती, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री तो आए दिन मीटिंग करके प्राकृतिक गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाने की अनुमति दे देते हैं। उन्हें इससे क्या लेना देना कि आम आदमी इसकी मार नहीं झेल पाएगा। ये मूल्य वृद्धि से और मीटिंग की बात मुझे याद आई कि उदारीकरण कैसा है। उदारीकरण, सरकार इतनी उदार होती जा रही है कि इस देश के उद्योगपतियों को दिए हुए जो गैस के ठिकाने हैं उसका मूल्य बढ़ा रही है। इस देश में कभी कैबिनेट मीटिंग इसलिए क्यों नहीं हो रही है कि इस देश के आम आदमी का चूल्हा जले और इसलिए गैस केरोसिन कभी सस्ता हो, इसलिए मीटिंग नहीं होती है। कॉलर अगला। जय हिंद। जी सर, नमस्कार जी। बोलिए। अरे सरकार तो लगी है बस गरीब को गरीब करना और अमीर को अमीर करना। हाँ, इसी में तो लगी है बस। कांग्रेस का नीति यही है कि अमीर को अमीर, गरीब को गरीब करो। धन्यवाद। हम एमएमएस देखते हैं कि एमएमएस भी क्या कहते हैं। देखिए, ये जो हमारा एग्रीकल्चर हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, ये इतना डेवलप नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। इसकी मेन रीज़न यही है कि इसको इतना डेवलप करें कि जिससे कि ये गिरावट है वो रुक सके। तो इन दोनों को ही और भ्रष्टाचार को ही रोकने से हमारा पैसा जो है वो गिरने से बच सकता है। गवर्नमेंट को इंपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हमारा मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो और हमको बाहर के उस पर ज़्यादा डिपेंड ना करना पड़े, ताकि हम कम से कम इंपोर्ट करें। जितना ज़्यादा बाहर से पैसा जाएगा इंडिया, उतना ज़्यादा फायदा। इंडिया की जो मुद्रा है वो बाहर जा सके और इंडिया का माल भी बाहर जा सके। इसमें इंडिया का जो मुद्रा का अवमूल्यन होगा तो मतलब इंडिया की इकोनॉमिकल थॉट्स हैं वो आपके मतलब काफ़ी बढ़ेंगे और इंडिया भी काफ़ी डेवलप। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मेरा प्रश्न ये है कि इस टाइम मेरे अनुमान से इटालियन माफिया हैज एंटर्ड आवर कंट्री, नंबर 1. नंबर 2, Italian banks, foreign banks are there. All reserves are getting into these banks. जो काला धन जो है जिसको हम लाने की बात कर रहे हैं, वो देश का भी जो धन है वो भी इनके थ्रू साइफन आउट होगा। तो मेरा ये मानना है कि इस गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान की जड़ें खोखली कर दी है। आने वाली गवर्नमेंट जो भी होगी उसके लिए बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। नंबर 2,
और दूसरी बात है, इंडस्ट्री जो है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री देश की टोटली खत्म हो चुकी है आज की डेट में। आप चंडीगढ़ देखिए, इंडस्ट्रियल एरिया में कहीं देखिए, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज एस्टेब्लिश हो चुके हैं, लेकिन टोटली इंडस्ट्री हैज वाइप्ड ऑफ। इस देश की कोई भी, इस सरकार की कोई भी नीति देश की भलाई में नहीं रही है। 9 साल तक इन्होंने कुछ सोचा ही नहीं कि इंडस्ट्री हमारी खत्म हो गई है। इन्होंने WTO से साइन कर करके विदेशी प्रोडक्ट जो वो इंडिया में लेके आ गए, जिसका हमारे जो उत्पादन, खुद के उत्पादन है, वो बेकार कोई खरीदता ही नहीं, बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है आपने बताई है कि जिस विषय की तरफ हमारा फोकस होना चाहिए था, कंसंट्रेशन होना चाहिए था, प्रयास होना चाहिए था, वो हमने किया नहीं और हम उधार की चीजों पे भरोसा करते गए। अगले कॉलर। वंदे मातरम सुरेश भाई। जय हिंद, बोलिए। मैं समाधान की भी बात करूंगा, उससे पहले कुछ कहना चाहता हूं कि जब अंग्रेजों ने हमें 250 साल तक लूटा था तो हमारे देश के ऊपर 1 रुपए का विदेशी कर्ज नहीं था। लेकिन आजादी के बाद हमारा देश ये विदेशी कर्ज में गया है और इसका समाधान भी हमारे पास है। पहला चीज तो यह है, हम जो आर्थिक सुधार की बात करते हैं, ये आर्थिक सुधार नहीं है, ये कंडीशन है वर्ल्ड बैंक और IMF की, जो हमें कर्जा देकर और इसमें फंसाते हैं। दूसरा समाधान जो मैं बात करना चाहता हूँ, आप किसी भी राष्ट्र को जब आगे बढ़ाना होता है तो आप अपने खर्चों को घटा दीजिए और आमदनी अपने आप बढ़ जाएगी। और ये हर घर में, हर परिवार में ये चीजें लागू होती हैं और वो हमारे देश से भी लागू होती हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही खुशी हुई कि आपने ये विषय उठाया है, और जो अन्य चैनल ये आर्थिक सुधार दिखाकर हमारे देश के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, वो एक तरीके से देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। क्योंकि ये लोग इसलिए विदेशी चैनल हमारे देश में उदारीकरण की, लिबरलाइजेशन की और ग्लोबलाइजेशन की बातें करते हैं, क्योंकि उनमें इन्वेस्ट करने वाली विदेशी कंपनियों को उसमें आगे कर उनकी द्वारा समाज में मन बनाकर बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाना है। आप जानते हैं कि इस देश में रिटेल में जो FDI लाने की बात हुई, खुदरा व्यापार में, उसके लिए तमाम चैनलों पर तमाम बड़े बड़े गेस्ट उसके फेवर में इसलिए बोल रहे थे क्योंकि करोड़ों रुपए लॉबिंग में खर्च किए गए। वॉलमार्ट के बैलेंस शीट में बाद में अमेरिका में ये बात सामने आई। हमने आपके सामने ये मुद्दा इसलिए भी लाया कि हम अपने अतीत को, हम अपने गौरवशाली पूर्व जो इतिहास है उसको भी समझ पाए। इस देश पर 1200 साल लुटेरों ने राज्य किया। कई लुटेरों आए, कई देशों से आए और उन्होंने इस सोने की चिड़िया को लूटा। फिर भी आज जितने हम खराब स्थिति में हैं, उतने खराब स्थिति में नहीं थे हमारे। क्या आप जानते हैं, जिस कैनॉट प्लेस को हम कहते हैं, उस कैनॉट प्लेस ये दुनिया का कभी बाजार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नहीं आई थी, तब हमारे और ब्रिटेन के GDP में कितना फर्क होगा? हमारी GDP 354 थी, 3.54 मैं नहीं कह रहा हूं, 354, जो आज हम 4.5% पर है। 100 गुना हम नीचे, 100 गुना से भी ज्यादा नीचे गिर चुके हैं। तब ब्रिटेन की GDP 10% के अंदर थी। दुनिया के ऐसे तमाम कई बड़े बड़े देश है, अमेरिका तो खैर तब इतना था ही नहीं, लेकिन दुनिया के जो तमाम ऐसे पुराने व्यापारी देश है, उनसे भी हमारा विकास दर कई गुना आगे था। हम ऐसे ही इसको सोने की चिड़िया नहीं कहते। कुछ लोग तो कहते हैं कि कैसी सोने की चिड़िया थी, पहनने को कपड़े नहीं थे। तमाम जो वही बातें बताई जाती है जो विदेशी मीडिया और विदेशी चिंतकों के द्वारा हम तक भेजी जाती है, वो चिंतक नहीं, बुद्धि भेद करने वाले हैं। ये देश अगर सोने की चिड़िया नहीं था, अगर नंगे भूखे प्यासों का देश था, तो यहां 1000 साल, 1200 साल लूट और राज्य करने के लिए इतने बड़े बड़े विकसित देशों के लोग क्यों आए? आए इसलिए क्योंकि यहां पर प्रचुर मात्रा में धन था, प्रचुर मात्रा में नैसर्गिक संपत्ति थी। उस संपत्ति को लूटने का तरीका बस बदल गया है। तब अगर एक ट्रक वो यहां से लूट कर लेके जाते थे, या एक ट्रेन की बोगी लेकर जाते थे, या पूरी एक ट्रेन लूट कर लेके जाते थे, तो हमको अगर 1 रुपया मिलता था, तो आज हम खुद उनको 60 ट्रेनें भरा कर भेज रहे हैं। लूट बदली है, तरीका बदला है, हम वही लूट रहे हैं, फिर लूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम संगठित नहीं हैं, हम राष्ट्र के नाते सोचते नहीं हैं, हम पूरे एक देश के नाते एक समाज के रूप में आगे आते नहीं हैं, एक दूसरे के हाथ को मजबूत करते नहीं हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। और यही कारण है कि हम बार बार गिर रहे हैं। लेकिन बंधु हो, रुपए की गिरावट
फिर भी रोकी जा सकती है, रोकनी होगी, और जब यहां तक आएगा तो शायद हम कुछ भी कर लाएंगे। लेकिन इस रुपए की गिरावट के साथ हमें इस देश की गिरती हुई इज्जत का भी ध्यान रखना है, गिरती हुई सामाजिक इज्जत का भी ध्यान रखना है, और ऐसे सारी ही गिरावटों को जगाने के लिए बिंदास बोल हमेशा आपके साथ आता रहता है। आप इसमें सहभागी होते, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप जैसे लाइव 8 से 9 देखते हैं रात को, वैसे इसका पुनः प्रसारण उसी दिन रात को 11 से 12 होता है, सवेरे 9 से 10 होता है, और दोपहर में 3 से 6 होता है। इस कार्यक्रम को आप कभी भी रिकॉर्डेड देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल सुदर्शन न्यूज पर, हमारी वेबसाइट sudarshannews.com पर, जो कि अब भारत के हिंदी न्यूज चैनलों की 1 नंबर की वेबसाइट बन गई है व्यूवरशिप में। साथ में आप हमें लिख भेज सकते हैं क्या हो बिंदास बोल में विषय। हमारा पता है A88 सेक्टर 4 नोएडा 201301 यूपी। हमारा ईमेल आईडी है bindas@sudarshan.tv.com। हमारे सोशल मीडिया के आईडी भी नीचे दिए गए हैं, आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। आज के लिए इतना है। जय हिंद।